नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि रीट, एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट यानी कि किसी प्रकार की टेट की एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में हमने लिया है इसमें कि संख्याएं व संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगे इस वीडियो में। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड हो, उसी प्रकार से सी टेट का लेवल फर्स्ट हो या सेकंड लेवल हो, किसी प्रकार का हो, उसमें पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पाई माइनस ई। देखना दोस्तों, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है पाई माइनस ई। तो पाई माइनस ई है, क्या है ये? एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या फिर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की। तो इसमें ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई माइनस ई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में जहाँ कहीं भी पूछा जाए कि ये किस प्रकार की संख्या है, तो दोस्तों ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, 1.3 का मान बराबर है 1.3। दोस्तों ये 9th क्लास का एक प्रश्न है। ये 1.3 नहीं है, ये 1.3 के ऊपर रेखाबंधनी जिसको बोलते हैं हम, बार जिसको बोलते हैं, वो है। ये इसमें सही से टाइप नहीं हुआ, इसके ऊपर ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 0.3 या फिर पॉइंट के बाद में किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार से रेखाबंधनी आती है, तो उसको पॉइंट के आगे कितने अक्षर हैं उसके अनुसार लिखा जाता है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 जो लिखा हुआ है 0.3, इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट को हटा करके 3/9, क्योंकि ये 1 माइनस 3/10 उस फॉर्मूले से करना होगा जो रेखाबंधनी के 3 के ऊपर रेखाबंधनी लगी हुई है उस प्रकार से। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हम इसको सीधा लिखते हैं 1/3। और जब हम लघुत्तम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा। 1 से इस 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 3 का भाग 3 में दिया है 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4/3। और इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस 1/3। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जो प्लस के पहले लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 3 से सीधा क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 एकम 3, और जो 3 के ऊपर अंश में लिखा हुआ है वो उसमें जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3 और 1 कितने हो गए? 4/3। इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पाई है। पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक है।
दोस्तों अभी पीछे जो प्रश्न आया था पाई माइनस ई, उस प्रश्न में मैंने बताया था कि पाई जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो ये क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या 5/19, दोस्तों देखना 5/19 लिखा हुआ है, के योज्य प्रतिलोम। इस यानी कि जब भी आपको पूछा जाए कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो प्लस में लिखा हुआ है उसको माइनस में लिखना है। तो इस 5/19 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/19। योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणनफल। अब यहाँ पर देखो कि ये प्रश्न कई बार घुमा रहा है कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हमने लिख दिया 5/19 का लिख दिया हमने -5/19। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको गुणा करते समय क्या करना है कि अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से। तो 5 पंजों कितने हो गए 25, बटा में 19 को 19 से करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 होता है। अब इसका क्या पूछ रहा है आगे, गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। और ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस का 5 था और ये पहले वाला प्लस का 5 था। तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, -25/361 होगा। अब इसका क्या करना, हमें प्रतिलोम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा उल्टा होता है, जो अंश में होता है वो हर में चला जाता है और जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है। तो इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये हो जाएगा 361/25 और जो माइनस लगा हुआ था वो माइनस हम ऊपर लगा देंगे। यानी कि हमारा इस प्रश्न का कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम 5/19 का योज्य प्रतिलोम हुआ -5/19 के गुणात्मक या गुणनफल है। तो इसका गुणनफल हुआ -25/361। अब इस -25/361 का भी प्रतिलोम पूछ रहा है तो ये होगा -361/25, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा घुमा रखा है। पूर्ववर्ती, मैं पहले बता देता हूं आपको कि निम्न में से कौन सा सही है। तो पहले देखते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 1000 दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है, इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 999। ये 1000 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है परवर्ती, दूसरा होता है परवर्ती। परवर्ती क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 1000 दिया हुआ है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1001। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न में पूछा था हमें कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ए में दिया है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती पूछ बोला हुआ है। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होता है। पूर्ववर्ती 999 हो गया और इसका भी पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 998 आएगा, जो कि सही नहीं है। ये ऑप्शन गलत हुआ। आगे बी ऑप्शन में दिया है कि 1000 का परवर्ती 1001 होता है। परवर्ती यानी जस्ट आगे वाला, कि 1000 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1001। ये ऑप्शन हमारे सही, हमें सही लग रहा है। आगे वाला देखते हैं
कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती अगर हम निकालेंगे तो 1000 में से एक माइनस करेंगे तो 999, और 999 में परवर्ती करेंगे यानी कि एक प्लस करेंगे तो 1000 ही वापस आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। ये डी ऑप्शन में दिया है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का भी पूर्ववर्ती, ये भी गलत है। यानी कि इस प्रश्न में हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन की 1000 का परवर्ती 1001 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। कि कोई भी संख्या ले ली जाए तो उसका जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग आप जानते हो कि स्क्वायर करेंगे, या किसी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा करेंगे तो कौन सा अंक नहीं आ सकता। तो देखिए कि मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है हमेशा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का करेंगे तो 36 आएगा, और 7 का करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का करेंगे तो 64 आएगा, 9 का करेंगे तो 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा। तो अब देखो इसमें कि कौन कौन सी संख्याएं नहीं आई। कि एक तो हमारे पास क्या नहीं आई, 2 नहीं आई, 2, एक हमें कहीं भी आपने देखा होगा इसमें कि 2, 3 नहीं मिलेगा आपको, एक 7 नहीं मिलेगा, एक 8 नहीं मिलेगा। यानी कि ये संख्याएं, कोई भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो उसमें नहीं मिलेंगे आपको। जब ये संख्याएं नहीं मिलेंगी तो अपना अपना ऑप्शन देखते हैं कि उस ऑप्शन में हमें कौन सा दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है जो कि हमारे स्क्वायर में आ रहा है, 1 दिया हुआ है जो कि आ रहा है, 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 1 के स्क्वायर में भी आ रहा है। फिर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 हमारे पास कहीं नहीं आया, 5 दिया हुआ है जो कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ रहा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 2। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जो कि 2, जिसमें 2 दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या क्यों न दी हुई हो, चाहे भिन्न में दी हुई हो, चाहे प्राकृतिक संख्या दी हुई हो, चाहे पूर्ण संख्या दी हुई हो, उनके बीच में अपन अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगे। तो ये 7 और 13 वैसे देखें तो प्राकृतिक संख्या में इनको माना जाता है, परंतु इनके बीच में जब परिमेय संख्या निकालेंगे तो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है S बराबर ए प्लस बी बटा 2। या ए का मतलब 7 होगा, यानी कि पहले आने वाली संख्या,
और b का मतलब होगा बाद में आने वाली संख्या यानी 13। दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग देंगे तो बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी, फिर उसको बीच में लिखेंगे तो किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 का प्रश्न है कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि प्रथम 35 विषम बोल रहा है, न कि प्रथम लगातार अगर बोलता कि प्रथम 35 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग क्या होगा, तो लगातार होता तो यानी कि 1 से 35 तक की संख्या हम काउंट करते गिनते और उनमें सम और विषम दोनों प्रकार की परिमेय संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या होती, परंतु ये तो सिर्फ छांट के हमें विषम प्राकृतिक संख्या दे रहा है। अगर ये हमें छांट करके पहले से ही विषम प्राकृतिक संख्या दे रहा है तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र सीधा सा है कि इन जो विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या दी हुई है उसको हम x n a कुछ भी मान लो और उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, यानी कि 35 का यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 35 का वर्ग करेंगे तो 35 गुणा 35 यानी कि ये आता है हमारे पास 1225। ये सीधा सा ऑप्शन में निकल रहा है। अगर आपको गुणा करने में टाइम लग रहा है तो टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आता है जिसमें इकाई का अंक 5 होगा। तो 5 ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि निम्न दो संख्याओं का गुणनफल, योग तथा गुणनफल। क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, यह भी पीछे एक प्रश्न आया था उसी प्रकार से है। उसमें योज्य प्रतिलोम नाम आ रहा था, यहाँ पे व्युत्क्रम नाम आ रहा है। प्रतिलोम और व्युत्क्रम वैसे देखा जाए तो एक ही बात है, यानी कि विलोम ही करना है। विलोम शब्द हिंदी में आपने पढ़े होंगे, उसी प्रकार से गणित में व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 11 और 18 है कि योग मैंने मान लिया कि वे संख्याएं क्या हैं, एक तो x है और एक क्या है, y है। दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, 11। जब मैंने इनको गुणा किया तो उत्तर कितना आया, 18। अब ध्यान से देखना, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब इनका व्युत्क्रम करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। अब यहाँ पे करता हूं मैं इसका व्युत्क्रम कि x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1/y। और इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है प्रश्न में। व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनको जोड़ना होगा। तो ध्यान रखना, x और y का जब लैसे लेंगे तो x y आएगा। x y को जब हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस, क्योंकि x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, y एकम y हो जाएगा। y को जब x y से भाग देंगे तो क्या करेंगे, y कट जाएगा, क्या बचेगा, x, यानी कि x एकम x। जब इनको करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई या y प्लस x, बात एक ही है, बट्टा एक्स वाई। अब मैं एक बार ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कहाँ लिखा था, यहाँ आ रहा है।
तो इसके बराबर में हम लिख देंगे 11। अब देखो कि x गुणा वाई बराबर कितना लिखा था 18, बटे में लिख दूंगा मैं 18। तो व्युत्क्रमों का प्रश्न में क्या पूछा था, अब देखो व्युत्क्रमों का योग हमने कर दिया। हमारे पास कितना आया 11 बट्टे कितना आ गया 11 बट्टे 18, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। ये 10 प्रश्न थे। अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और लेके आ रहा हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। रोज इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैथ्स और पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस जिसको बोलते हैं हम, या पारिस्थितिकी तंत्र और यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनसे संबंधित जुड़े हुए जो जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रकार के प्रश्न आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। शिक्षण विधि के भी सारे प्रश्न इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, और इनकी हो सके तो मैं आपको पीडीएफ, जो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।